हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है आनुवंशिक बीमारियों पर। यानी कि अगर आपके पापा को बीमारी है तो आपको भी होगी, आपकी माता को बीमारी है तो आपको भी होगी, आपके दादा को, दादी को, नाना को, नानी को कोई अगर रोग है तो वो आपको भी हो सकता है। इसी चीज़ पर मेरा टॉपिक है आज कि वो ऐसा असल में होता है कि नहीं होता है। झाइयों का भी, जैसा आप सभी जानते हैं कि मेरा झाइयों के टॉपिक रहते हैं और उसी पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खड़ा किया है डॉक्टर प्रतीक चौहान के नाम से। तो झाइयों पर भी मेरा ये सब्जेक्ट रहेगा, परंतु ये सब्जेक्ट एक बड़ा सब्जेक्ट है। केवल झाइयों तक ही हम इसको सीमित नहीं रख सकते हैं। हम इसमें हर तरह के डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपके परिवार में है तो आपके अंदर भी ये चीज़ आई है। तो इससे सभी चीज़ें आप समझ जाएंगे, डायबिटीज़ की, कैंसर की, अर्थराइटिस की, पैरालिसिस की, ओके, या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है या हार्ट अटैक है, उस तरह की सभी चीज़ें। बात है लगभग 2009 की। अस्पताल में हमारी ड्यूटी लगती हैं हमारे इंटर्नशिप में। तो मैं अस्पताल में बैठा हुआ था, तो मेरा आदत थी कि मैं लोगों से पूछताछ करता था। तो वहाँ पर जब हम कैंटीन में बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक पेशेंट का एक बेटा बैठा हुआ था। तो मैंने पूछा कि क्या आपके कोई रिलेटिव इस वाले अस्पताल में एडमिट हैं? उसने कहा जी हाँ एडमिट हैं। मैंने बोला कि क्या हुआ उनको? उन्होंने कहा जी मेरे भाई हैं और ऐसे ऐसे उनको पैरालिसिस हो गया। तो वही चीज़ जनरली कि उनको हार्ट अटैक हुआ तो उनको पैरालिसिस भी हो गया। मैं जनरली उनसे पूछा कि अच्छा क्या परिवार में किसी को ये है, या क्या वो शराब पीते हैं, क्या वो ये करते हैं, क्या वो करते हैं। वही एक स्टूडेंट वाली बुद्धि मेरी रही उस समय, अब से लगभग 11-12 साल पहले। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम किसान लोग हैं, आराम से खाते हैं, कमाते हैं, और आज तक भी कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिसकी वजह से ऐसा अटैक हो। ये हमारी फैमिली में किसी को भी नहीं है, ना तो दादा को, ना दादी को, ना नाना को, ना नानी को। इवन हमारी जो 3 या 4 पीढ़ियाँ उनमें भी किसी को नहीं है। पर डॉक्टर साहब ने तो यही बोला यहाँ पे कि आपके फैमिली में किसी को, इसलिए इनको भी हो गया। पर ये तो कोई उत्तर था नहीं। चलिए, मैंने भी उनसे यही पूछा था, तो मैंने भी यही कहा कि आपकी फैमिली में होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि इनको आखिर में इनको हार्ट अटैक क्यों आया, इनको हार्ट की बीमारी क्यों आई। मैं घर गया, मैंने छानना शुरू किया इंटरनेट पर। अब उस समय मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मैं दूसरों से उधार मांग मांग के किताबें पढ़ता था। यानी कि जो लोग पास आउट कर चुके थे उनकी मैं किताबें लेता था और पूरा साल उन्हीं किताबों से पढ़ता था, और फिर अगले साल मैं उनको किताब लौटा देता था। ठीक है, तो बहुत ब्राइट मेरा पास्ट नहीं रहा है। तो इस तरह से मेरा काम चलता था। अच्छा, तो मैं पढ़ते पढ़ते इंटरनेट पे मेरा फ़ोन चला रहा था कि देख रहा था कि क्या क्या अभी तक रिसर्चेस इस चीज़ में हो चुकी हैं, क्या जेनेटिक बीमारी आती हैं। मेरे सामने एक नया शब्द है, एपिजेनेटिक्स। ईपी मतलब अबव, जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स से ऊपर। यानी कि जेनेटिक्स से ऊपर आपको क्या चीज़ कंट्रोल करती है। बड़ी सरप्राइजिंग वहाँ पर मैंने थ्योरीज पढ़ी, मैंने वहाँ पर एक्सपेरिमेंट पढ़े, बड़े सरप्राइजिंग। चलिए, अभी सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंट वो क्या थे, अभी आप लोग भी उससे सरप्राइज हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने इस वीडियो की कोई तैयारी नहीं की है। मैंने सोचा कि बस बैठूंगा और ऐसे बोलता चला जाऊंगा। फिर कभी स्लाइड शो की ज़रूरत बनेगी तो मैं बनाऊंगा, आगे भी बनाऊंगा स्लाइड शो, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पर समझ में आने वाला नहीं है आप लोगों को। फिर भी देखते हैं कितना आपको समझ में आता है। प्रश्न आप जरूर पूछिएगा, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा कि आपके मन में क्या प्रश्न उठ रहा है। तो मेरी वो स्टोरी का सुनिए आप। मैंने मोबाइल पर देखा, अच्छा, तो मुझे वहाँ पर एक डॉक्टर का नाम दिखाई दिया, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, सेल बायोलॉजिस्ट। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, इंटरनेट पे आप जाके सर्च कर सकते हैं, सेल बायोलॉजिस्ट। वो ऋषिकेश में आते हैं और बहुत बड़े सेल बायोलॉजिस्ट हैं। वो प्रोफेसर हैं, एक वैज्ञानिक हैं, एक डॉक्टर हैं, और बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने रिसर्चेस की हैं। तो उनकी मैंने थ्योरी पढ़ी और उन्होंने कहा है एक उन्होंने किताब लिखी है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, कि जो हमारा बिलीफ सिस्टम है ये हमारी बायोलॉजी को कैसे चेंज करता है। उन्होंने सबसे पहला टर्म दिया था, वाट यू थिंक यू बिकम, गौतम बुद्धा। यानी कि अब से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने कहा था कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसा हो जाते हैं। परंतु हमारी बायोलॉजी तो कहती है, हमारी जेनेटिक्स तो कहती है कि हमारे जीन्स तय करते हैं कि हम कैसे सोचेंगे, हमारे जीन्स तय करता है कि हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी होगी, हमारा जीन्स तय करता है कि हमारी आवाज़ कैसी होगी, हमारा जीन्स तय करता है कि हमारे अंदर, शरीर के अंदर कौन कौन से रोग आएंगे। सब कुछ हमारा जीन्स तय करता है। तो मेरे मन में ये सवाल उठता था कि यार जिन लोगों को डायबिटीज़, यार उन लोगों को तो शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे पैदा होंगे तो उनको भी डायबिटीज़ होगा।
जिन लोगों को यंग एज में कैंसर डायग्नोस हो चुका था उनको तो शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे पैदा होंगे तो उनको भी कैंसर हो जाएगा। एक तरह से वो आने वाले जीवन में उनकी लाइफ ख़राब कर देने वाले हैं। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग उस समय फीलिंग था कि इन लोगों की शादी नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को शादी करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब पता नहीं मेरी किस तरह की बुद्धि थी, वैसी बुद्धि मेरी आज भी है। तो मेरी वो फीलिंग थी। परंतु जब मैंने वो बुक मैंने देखी, उसके बारे में 1-2 चैप्टर मैंने पढ़े, परंतु क्या था कि वो बुक मुझे खरीदनी पड़ती, बट मेरे पास में उतने पैसे थे नहीं। मतलब 500-600 रुपये की बुक खरीदने के लिए मुझे सोचना पड़ता था कि यार खरीदूँ कि ना खरीदूँ। खरीदता हूँ तो मेरे महीने का काम कैसे चलेगा, क्योंकि पापा से मैं मांग नहीं सकता था, क्योंकि वो ही मेहनत कर रहे थे, बाकी भाइयों को पढ़ा रहे थे मेरे, और मैं बड़ा हूँ सबसे, तो मुझे वो चीज़ समझनी थी कि मुझे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करवाना। फिर मैंने किसी का लैपटॉप लिया, लैपटॉप में वो PDF बुक डाउनलोड किया। PDF बुक डाउनलोड करने के बाद मैं प्रिंट आउट निकालने के पास में गया और उसको बोला कि भैया इसका प्रिंट आउट निकाल दे और आगे पीछे करके दोनों तरफ निकाल देना ताकि पैसे कम खर्च हों। तो लगभग वो 100-125 रुपये मेरी पूरी बुक निकल के मेरे सामने आ गई थी। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ मेरे पास में अभी भी रखी है, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने वो बुक प्रिंट आउट कराई और मैंने बुक पढ़ी। बुक के अंदर क्या था? बुक के अंदर ये था कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, वो एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने सेलों को एक्सपेरिमेंट किया है, स्टेम सेल, जेनेटिक्स, जीन्स। एपिजेनेटिक्स हमें बताती है कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 1.5 लाख जीन्स हैं, जिसमें से केवल 20 से 25,000 या हद 30,000 जीन्स हमारे एक्टिवेट हैं। यानी कि 1.5 लाख जीन्स हैं, और उसमें से यदि 30,000 एक्टिवेट हैं तो बाकी के 1,20,000 जीन्स क्या करते हैं शरीर के अंदर? इसका कोई आंसर किसी के पास अभी तक नहीं है। मान लीजिए मेरे शरीर के अंदर कोई जीन ऐसा एक्टिवेट हो गया कि मैं तीनों काल देख सकता हूँ, त्रिकालदर्शी में हो गया। आपका भविष्य भी देख सकता हूँ, आपका पूरा पास्ट भी देख सकता हूँ, और आपका अगला जन्म भी देख सकता हूँ। चलिए, वो बात आध्यात्म पे चली गई। तो अभी तक उसका कोई आंसर नहीं है कि अभी तक उसका कोई आंसर नहीं है विज्ञान के पास में कि वो जो 1,20,000 जीन्स जो डीएक्टिवेट पड़े हुए हैं वो क्या काम करते हैं। अच्छा, वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे दिमाग का केवल 5 से 10% हिस्सा काम करता है। वो जो 90% हिस्सा है, वो जो डेड पड़ा हो, वो क्या काम करता है? अभी तक भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है। फिर बात आती है हमारी जेनेटिक बीमारियों की, कि हम माँ बाप से लेके भी जेनेटिक बीमारी लेके आते हैं। मान लीजिए यदि किसी के फादर को शुगर है तो उसके बच्चों को भी शुगर हो जाएगी, परंतु जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके शरीर के अंदर वो जीन्स पहले से मौजूद था। यानी कि बचपन से ही उसको डायबिटीज़ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके अंदर वो जीन्स पहले से मौजूद था। ठीक है, बात लॉजिकल लगी थोड़ी सी आपको? किसी के पिताजी को अगर कैंसर है, उनकी फैमिली अगर कैंसर जीन चल रहा है, तो बच्चे के अंदर भी कैंसर जीन वो आया, तो बच्चा पैदा होने के साथ ही उसको कैंसर हो जाना चाहिए था। करेक्ट? किसी की माँ को अगर झाइयाँ हैं, या किसी के पापा को झाइयाँ हैं, नानी को झाइयाँ हैं, और यदि बच्चे को झाइयाँ होने वाली हैं तो बचपन से उसको झाइयाँ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि उसके अंदर झाइयों वाला जीन था। क्योंकि झाइयों वाला जीन आपके शरीर के अंदर होगा तभी तो झाइयाँ पैदा करेगा ना, वो आपके बिना बात के थोड़ी ना कर देगा। हो जाना चाहिए था, बट वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस बुक के अंदर लिखा होता है कि जीन्स ना तो अपने आप एक्टिवेट होते हैं, ना ही डीएक्टिवेट होते हैं। उनको एक्टिवेट करने के लिए कुछ चाहिए। अब वो क्या चाहिए एक्टिवेट करने के लिए, उनको नहीं पता। डायबिटीज़ किसी को होती है तो हम इसकी हिस्ट्री में जाकर पूछते हैं, जी आपके फादर को तो नहीं थी, आपके ग्रैंडफादर को नहीं थी। या कैंसर किसी को होता है, लीवर का कैंसर है, आप शराब पीते होंगे? नहीं जी, मैं बिल्कुल शराब नहीं पीता। आप टेंशन लेते होंगे, जी मैं खाने पीने का बंदा हूँ, मुझे क्या टेंशन, मेरे पास खूब रुपया पैसा, मुझे किस बात की टेंशन है। अच्छा, आपके फैमिली में किसी को कैंसर रहा होगा? नहीं जी, मुझे किसी फैमिली के किसी बंदे को मुझे कैंसर नहीं है। तो फिर कैंसर हुआ क्यों? अब प्रश्न ये है, डॉक्टर के पास कोई आंसर नहीं है। आंसर हमारे एपिजेनेटिक्स के अंदर और हमारा सनातन विज्ञान के अंदर उसका आंसर है, जो कि मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपके पास में बहुत ज़्यादा पावर है, आप बहुत पावरफुल हैं अपने शरीर के अंदर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि शरीर के अंदर कोई ऐसा रोग नहीं है जो आप अपने विल पावर से ठीक नहीं कर सकते। समझ लीजिए उसकी अगली कड़ी है ये वाली वीडियो, जिसमें मैं एपिजेनेटिक्स की चर्चा कर रहा हूँ, जेनेटिक्स की चर्चा कर रहा हूँ। तो उन डॉक्टर ने 3 पेट्री डिस्क को लिया। पेट्री डिस्क मतलब कि जहाँ पर एक आर्टिफिशियल सेल को ग्रोथ किया जाता है एक सिंथेटिक ब्लड के अंदर। सिंथेटिक ब्लड क्या होता है? जो कि एक लैब के अंदर बनाया जाता है और सेल को उसके अंदर डाला जाता है। एक एनवायरनमेंट ऐसा पैदा किया जाता है जहाँ पर वो ग्रोथ कर सके, तो वो ग्रोथ उन्होंने कराया। तो उन्होंने एक जीन लिया, एक ही जीन उन्होंने लिया और उसको 3 अलग अलग पेट्री डिस्क में अंदर डाला। ध्यान रखिए, 3 सेल हैं, मतलब एक जीन है और 3 अलग अलग पेट्री डिस्क के अंदर डाला। तीनों को जो ब्लड का मीडियम था वो एक जैसा था, केमिकल कंपोजिशन तीनों एक जैसा था। अब
हर 10 घंटे बाद में वो अपने आप को डबल कर लेता। सेल 1 की 2 हुई, 2 की 4 हुई, 4 की 10 हुई, इस तरह से आते आते वो लगभग 10-12 दिन में 50,000 के पार पहुंच गए। और देखा सभी सेल बिल्कुल एक जैसी हैं, सभी का डीएनए एक जैसा है, सभी का जीन्स एक जैसा है, तीनों पैप्टिड का। ठीक है, तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल करेक्ट बात, बिल्कुल ठीक है कि पेरेंट्स जीन जो हमने लिया उनके तीनों में वही जीन सेम रहा। ठीक है, तीनों की एक ही क्वालिटी रही। फिर उनके दिमाग के अंदर क्या आया कि उन्होंने एक पेरेंट जीन लिया, ठीक है, उसको अलग अलग मीडियम के अंदर डाला, यानी कि उन्होंने बस हल्का सा केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस किया। जो सिंथेटिक ब्लड था उसके हल्के से केमिकल कंपोजिशन में चेंज उन्होंने किया, जैसे किसी के अंदर कुछ ज़्यादा, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा, किसी के अंदर कुछ ज़्यादा। 10 दिन बाद जब उन्होंने आके चेक किया तो एक सेल की बोन बनी हुई थी, एक सेल की मसल्स बनी हुई थी और एक सेल का फैट टिश्यू बना हुआ था। अब उन्होंने देखा कि जीन तो एक ही था, पेरेंट का जीन एक ही था। पहले जब उन्होंने एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम रखा तो उन्होंने सेम ही ग्रोथ किया, परंतु एनवायरनमेंट जैसे ही चेंज किया उनकी ग्रोथ अलग तरह की से हो गई, यानी कि एक बोन बन गया, एक मसल बन गया और एक आपका फैट टिश्यू बन गया पैप्टिड्स में। ये ब्रेक थ्रू था, यानी कि हमारे जीन्स हमारे बॉडी को कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे कि आज तक कहा गया था और आगे आने वाले 20 साल तक कहा जाएगा। ये जो बात है ये फ्यूचर की बात है, अब से 20 साल बाद की। और ये जो बात है, अब जो फ्यूचर में जीना चाहते हैं वो लोग इसको समझ सकते हैं, पास्ट वाले नहीं समझ सकते। तो ये अब से फ्यूचर की बात है। अभी तक क्या चल रहा है कि जैसे आपके अंदर जीन आए हैं वैसे ही आपको रोग होंगे, परंतु अभी बायोलॉजी क्या कह रही है, जो नई बायोलॉजी है वो क्या कह रही है, एपिजेनेटिक्स क्या कह रही है। एपी मतलब अबव, जेनेटिक्स को ऊपर। जेनेटिक्स को क्या चीज़ कंट्रोल कर रही है कि आपके जीन्स आपको कंट्रोल नहीं करते, आपका एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल करता है, यानी कि आपका परसेप्शन आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी कि आपकी झाइयाँ केवल फेस पर ही क्यों टारगेट करती हैं। उसके ऊपर मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको फेस पे वो झाइयाँ आती हैं, और 90 में से 100 में से 95 लोगों ने कहा था कि हाँ ये चीज़ें हमारे साथ हुई हैं, कि जैसा आपने कहा वीडियो के अंदर वैसा बिल्कुल सच है। ठीक है, यानी कि केवल बीमारी का नाम सुन के आपके शरीर के अंदर तक की बात जान लेना कि आपने ये फेस किया है, आपकी साइकोलॉजी ये है, आपकी हिस्ट्री में ये चला है, इसलिए आपके शरीर के अंदर ही बीमारी को डेवलप किया जाता है। मैं आजकल देखता हूँ यूट्यूब पर देखते हैं कुछ बड़े बड़े डॉक्टर जिनके बड़े बड़े नाम हैं, वो कहते हैं 3 दिन में थायराइड को ख़त्म कर देंगे जी हम, 3 दिन के अंदर हम डायबिटीज़ को ख़त्म कर देंगे। मेरे भाई बायोलॉजी पढ़ी है आपने, जेनेटिक्स पढ़ी है आपने, एपिजेनेटिक्स पढ़ी है आपने, नहीं हो सकता है भाई। ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल भी नहीं है, ये तो नेचर का भी रूल नहीं है। क्या आप वही हो झाड़ फूक करने वाले कोई तांत्रिक हो आप नेचर के बिल्कुल उलट बोल रहे हैं। हो सकता है क्योर, बट परंतु जिस हिसाब से आप बोलते हैं 3 दिन में क्योर, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्योर वर्ड का तो इस्तेमाल करते नहीं है वो, क्योर शब्द का इस्तेमाल मतलब पूरी तरह से ठीक। वो कहते हैं जी आराम हो जाएगा 3 दिन में। भाई 3 दिन आप अंग्रेजी दवाई खाओगे तो उससे भी तो आराम हो जाएगा ना। आपने नई बात उसमें क्या बोली, थायराइड को 3 दिन में, थायराइड की दवाई से थायराइड 3 दिन में हम आराम कर देंगे आपको। ठीक है, आप 200 mg की गोली खा लो, थायराइड को वैसे भी आपको आराम मिल जाएगा। बात है क्योर करने की, CURE, क्योर मतलब कि परमानेंट ठीक करना उस चीज़ को। डायबिटीज़ को परमानेंट ठीक करना, थायराइड को परमानेंट ठीक करना, कैंसर को परमानेंट ठीक करना, अर्थराइटिस को परमानेंट ठीक करना, पैरालिसिस को परमानेंट ठीक करना, हाई ब्लड प्रेशर को परमानेंट ठीक करना, आपके झाइयों को परमानेंट ठीक करना, हार्ट अटैक को, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को परमानेंट ठीक करना। ठीक है, और वो परमानेंट ठीक वही कर सकता है जो कि उसके कोर को जानता हो कि ये कहाँ से पैदा हो रहा है। अब बंदा जानता तो है नहीं कि कहाँ से पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, बस हम तो जो ठीक कर देंगे इसको 3 दिन में। भाई ये तो पता होना चाहिए ना कि पैदा कहाँ से वो हुआ। जब तक उसके जड़ को नहीं देखेंगे आप तो फिर कैसे ठीक कर पाएंगे उसको आप। ओके, तो अरे यार मैं टॉपिक मेरा क्या था और मैं कहाँ निकल गया। इसलिए मुझे स्लाइड शो बनानी पड़ती है ताकि मैं टॉपिक से भटकूँ ना, वहीं पे रहूँ। स्लाइड शो मैं बनाऊंगा आपको। तो हाँ, वो 3 पैट्रिडिक्स उन्होंने बनाया, तीनों का अलग अलग बना, एनवायरनमेंट ने उसको प्रभावित किया और ऐसे ऐसे मैंने वीडियो डाला था। ठीक है, तो आपको उस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि आपके चेहरे पर किस तरह क्यों झाइयाँ आखिर चेहरे पर ही क्यों होती हैं। शरीर पर भी होती हैं बट चेहरे पर ही क्यों होती हैं। अब हमें इसको रूट पता है तो उसको ठीक करना ही बड़ा आसान है। अब जैसे अब 3 पैट्रिडिक्स उन्होंने लिया। अब जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा कि एक सर्टेन माहौल कहीं अगर आपके होता है, जैसे आप ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस में जाकर तबीयत आपकी ख़राब हो जाती है।
स्कूल में आप गए हैं तो स्कूल में जाकर तबीयत खराब आपकी हो जाती है, या किसी सर्टेन प्लेस पे आप जाते हैं वहाँ जाके आपकी तबीयत खराब हो जाती है, उससे बाहर निकलने तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एनवायरनमेंट आपके शरीर के ऊपर प्रभाव डाल रहा है उस चीज़ का। फिर जेनेटिक क्या आता है? जेनेटिक आती है इन्फॉर्मेशन। डायबिटीज़ का जीन्स मेरे अंदर भी है, कैंसर का जीन मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है, डायबिटीज़ का जीन मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है, झाइयों वाला जीन मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है, ठीक है। परंतु ये जो जीन है ना तो ये अपने आप टर्न ऑन होता है ना ये टर्न ऑफ होता है। जब कहते हैं ना जी आपके फैमिली में होगा, फिर आप तो बन गए ना विक्टिम। यार मैं क्या कर सकता हूँ भैया, मेरे बाप को कैंसर था, मेरे बाप को डायबिटीज़ था, तो इसलिए मुझे भी हो गया। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ इस चीज़ में? हार मान गए ना पहले से, शुरू से आप हथियार डाल दिया आपने। परंतु ये सच नहीं है। आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट ने आपको बीमारी वो दी है। डायबिटीज़ मुख्यतः किन लोगों को होती है? डायबिटीज़ मतलब कि शरीर के अंदर, और हाँ एक बड़े मजे की बात, कहते हैं डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ये केवल शरीर के अंदर शुगर बढ़ती है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, ठीक है भाई। ऐसा तो कैंसर भी कोई बीमारी नहीं है। कैंसर मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स या एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल्स, ये कोई बीमारी नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में सिर्फ आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, इसलिए आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। झाइयाँ कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर केवल मैल नहीं बढ़ता है, इसलिए आपको झाइयाँ हो जाती है। ये क्या पागलपन लगा रखा है आपने? डिसीज मतलब नॉट इन ईज, यानी कि बंदा ईज में नहीं है, बंदा खुश नहीं है, बंदा तनाव में है, बंदा परेशानी में है, इसलिए वो डिजीज़ है। और आप कहते हो डायबिटीज़ को डिजीज़, शुगर को डिजीज़ नहीं है, क्योंकि शुगर होती है कि ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना, ये कोई बीमारी नहीं है। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात नहीं है। ऐसा तो कैंसर भी है ना, कि कैंसर कोई बीमारी नहीं है, केवल कैंसर होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल्स, कि सेल्स का एक्सेस में ग्रोथ करना, ठीक है। फिर तो कोई बीमारी डिजीज़ नहीं है ना। बुखार क्या है? बुखार केवल आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, शरीर का तापमान बढ़ना। फुंसिया क्या है? फुंसिया आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। सोर थ्रोट, ये सब कोई भी बीमारी नहीं है। फिर तो बीमारी शब्द तो बिल्कुल झूठा है, बीमारी शब्द तो किताबों तो हटा ही देना चाहिए आपके मुताबिक। बड़े मूर्ख हो यार आप तो क्या टॉपिक था मेरा? एपिजेनेटिक्स और जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहता है कि परिवार से आपको रोग मिलता है, एपिजेनेटिक्स कहता है परिवार से रोग नहीं मिलते हैं आपको, एनवायरनमेंट से रोग आपको मिलते हैं। एनवायरनमेंट, कोई चीज़ आपने परसीव करने के बाद में आपके शरीर के अंदर वो थॉट पैदा हुए। थॉट पैदा होने के लिए अब आपका शरीर उससे डील करेगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से, ठीक। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ एक फेफड़े के कैंसर का एग्जाम्पल। फेफड़ा हमारे किस चीज़ को डिनोट करता है? जब आपने देखा होगा ना मूवी के अंदर, अगर किसी की मृत्यु हो रही होती है तो हम खुद कहते हैं सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लेते रहो। सांस लेना मतलब कि आदमी का जीवित रहना। आपने कभी गौर किया है कि जब आपको डर लगता है, एक्चुअल आदमी का डर, अल्टीमेट डर होता है फियर ऑफ डेथ। डर कोई और चीज़ नहीं है, फियर ऑफ डेथ एक अल्टीमेट डर होता है। तो आदमी का सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है। डर कभी आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा, आपका ऑटोमेटिकली सांस फूलना शुरू हो जाता है। भाई डर तो दिमाग में लगा, फेफड़ों ने अपना काम क्यों बढ़ा दिया? फेफड़ों ने सांस लेना क्यों शुरू किया? क्योंकि फियर इज इक्वलेंट टू फियर ऑफ डेथ, और डेथ इज इक्वलेंट टू आपका सांस बंद हो जाना। इसलिए आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू कर दी है सांस ज़्यादा लेने का। आपकी बॉडी आपसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। आपका जो फिजिक है ना, आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो। तो यदि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा डर लगा है, फियर ऑफ डेथ, और फेफड़े उसके तेज सांस ले रहे हैं, परंतु फेफड़े के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जितनी उसको हवा चाहिए उतनी हवा उसको मिल सके, जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए उतनी ऑक्सीजन मिल सके। तो दिमाग तुरंत फेफड़ों को ऑर्डर देता है कि जी आपके जो एल्वियोलाई हैं, जो फेफड़े के अंदर जो कोष्ठक होते हैं हवा वाले, उनको बढ़ाना स्टार्ट कर दो। तुरंत से वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, ताकि घर ज़्यादा हो, हवा प्रॉपरली आ सके। जस्ट एग्जाम्पल कि आपके घर के अंदर पार्टी है, तो जिन बर्तनों से आपका घर के काम चलता है, आपको उन बर्तनों से मेहमानों का काम नहीं चलेगा। आपको 100 मेहमानों के लिए डिस्पोजेबल मंगाने पड़ेंगे। तो ऐसे भी डिस्पोजेबल सेल्स बननी शुरू हो जाती है लंग्स के अंदर। फिर जब उन सेल्स का काम खत्म हो जाता है, फिर जब वो मेहमान चले जाते हो, डिस्पोजेबल आप रखते थोड़ी ना हो, आप उनको थ्रो आउट कर देते हो। लेकिन बॉडी क्या काम करती है? बॉडी तो अब उनको ऐसे थ्रो आउट नहीं कर सकती है। तो बॉडी क्या काम करती है? वहाँ पे एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का बैक्टीरिया पैदा होता है, जो कि उन सेल्स को खाना स्टार्ट कर देता है, लंग्स वाली सेल को। उसमें बंदे को फीवर आता है, उसमें बंदे को खांसी होती है। जब बंदा एक्सरे करने जाता है, डॉक्टर कहता है अरे यार आपको तो टीबी हो गया, अरे यार आपको तो कैंसर हो गया, क्योंकि आपको वहाँ पे एक्सेस सेल ग्रोथ दिखा रहा है। अरे भाई वो उसका तो सोल्यूशन हो गया वहाँ पर, वो कैंसर नहीं हुआ। अगर उसको सही से गाइड किया जाए, बंदे को हम क्योर कर सकते, बंदे को ठीक कर सकते हैं हम।
ठीक है, जस्ट को केवल गाइड करना, केवल उसको सिखाना है कि कैसे हेल्दी रहना है, उसके दिमाग के अंदर से टेंशन हटानी है। आपने उसको कहा यार तुम्हें तो फेफड़े को कैंसर हो गया, एक और फियर ऑफ डेथ, मतलब एक से जो गुजरा है तुरंत से अपना दूसरा स्ट्रोक आपने उसको और दे दिया, फिर से वही क्रिया चलनी शुरू हो जाएगी। क्या बंदा बचेगा? बंदा मर जाएगा। ठीक है, शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही हो कि नहीं आ रही होगी। बंदा मर जाएगा। परंतु सिंपल ये क्या था, ये सिंपल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था। जब आपको लगा कि फियर ऑफ डेथ, तो आपके जो लंग्स की जो जितने आपके लंग बन चुके हैं, एल्वुलाई जब बढ़ रही है आपकी, तो एक जीन एक्टिवेट आपका हुआ जिसने आपके एल्वुलाई को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, आपके फेफड़े कोष्ठक बढ़ने स्टार्ट हो गए। और जब उसने बढ़ा दिया फिर वो जाके डीएक्टिवेट हो गया, यानी कि वो एनवायरनमेंट की वजह से एक्टिवेट हुआ और एनवायरनमेंट की वजह से डीएक्टिवेट हो गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें नहीं पता कि क्यों एक्टिवेट होता है और क्यों डीएक्टिवेट होता है। एनवायरनमेंट की वजह से वो एक्टिवेट हुआ, एनवायरनमेंट की वजह से डीएक्टिवेट हो गया। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने बहुत एग्जाम्पल इसके साथ में दिए हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं कि कैसे एक एनवायरनमेंट के कारण आपके शरीर के अंदर बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे आपको प्यार मिलता है तो आप फलते फूलते हो। जब किसी को पहली बार प्यार होता है ना, उसके चेहरे पर अलग से ग्लो आ जाती है, क्योंकि प्रेजेंट में जीता है वो। और जब उसको हेट मिलती है तो बेचारा दुखी होता है। आपने देखा है जो डिप्रेस्ड बंदे होते हैं चेहरे से पता लगता है उनके, और जो बंदे खुश होते हैं उनके चेहरे से दिखता है कि खुश है। तो अगर आपके जीन्स आपके शरीर को बिल्डअप कर रहे हैं तो फिर तो दिमाग से कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए ना भाई। आपके शरीर, आपके बहुत ज़्यादा खूबसूरत माता पिता हैं, आपको भी खूबसूरत होना चाहिए। तो फिर डिप्रेशन के चक्कर में आप क्यों मुरझाए हुए फूल की तरह हो गए? आपको खूबसूरत होना चाहिए, चाहे दिमाग के अंदर कुछ भी आपके चल रहा है, नहीं है ना। आपके जीन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके जीन्स को कंट्रोल कर रहा है आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जेनेटिक बीमारियां नहीं होती हैं, जेनेटिक झाइयाँ नहीं होती हैं, जेनेटिक कैंसर नहीं होता है, जेनेटिक डायबिटीज़ नहीं होती है, जेनेटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ नहीं होती है। सब कुछ एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो की सीरीज़ को जारी रखूं, स्लाइड शो में आपको सारी चीज़ समझाऊं और बताऊं कि गौतम बुद्धा वाली स्टेज में आपको कैसे जाना है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे। ये तो गौतम बुद्ध ने 25 साल पहले कह दिया था। आज यही चीज़ एपिजेनेटिक्स कह रही है कि जैसा आप सोचोगे वैसे हो जाओगे। ठीक है, तो झाइयाँ जेनेटिक नहीं होती हैं, डायबिटीज़ जेनेटिक नहीं होती है, आपका कैंसर जेनेटिक नहीं होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जेनेटिक नहीं होती है। केवल आप अपने थॉट के अंदर चेंज करके, केवल आप अपने एनवायरनमेंट के अंदर चेंज करके सभी चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। बस आपको राइट मेडिसिन चाहिए आपके शरीर के अकॉर्डिंग, और सही से गाइड करने वाला चाहिए एक गुरु। ठीक है, तभी हमारे जो सनातन धर्म था उसमें गुरु भी वही होता था और चिकित्सक भी वही होता था। आज इनका बहुत बड़ा फासला हो गया है और मैं हूं कि इनके फासले को करीब लेके आना चाह रहा हूं, दोनों को एक करना चाह रहा हूं। ठीक है, एक गुरु की भूमिका निभाकर भी और एक चिकित्सक की भूमिका निभाकर भी मैं दोनों को करीब लेके आना चाह रहा हूं, क्योंकि पहले गुरु भी वही था और चिकित्सक भी वही था। आजकल दोनों का फासला बहुत दूर है। पहले वो आध्यात्मिक तौर पर भी देखता था और एक चिकित्सक के रूप में भी वो देखता था। व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाओगे। तो एक सही उसको माहौल देना कि ना तो सुख में सुखी ना दुख में दुखी, उसको एक तरह से गाइड करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ क्या किया था? अर्जुन को तो पूरे के पूरे डायबिटीज़ के सिम्टम थे। हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोध किया था वैज्ञानिकों की टीम ने कि अर्जुन को डायबिटीज़ के सिम्टम्स थे, परंतु जब भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई उसके सारे सिम्टम दूर हो गए। यानी कि अगर भगवत गीता कोई व्यक्ति समझ ले तो उसकी डायबिटीज़ छोड़िए, झाइयाँ छोड़िए, उसके कैंसर तक ठीक हो सकता है। आई एम डैम श्योर कि आपका कैंसर तक भी ठीक हो सकता है अगर यदि आपने भगवत गीता को समझ लिया तो, आपकी मन की स्थिति वो हो गई है तो चलिए, वीडियो लंबी हो गई है, आगे मैं एपिसोड जारी रखूँगा। अपने प्रश्न आप जरूर पूछिएगा। परमात्मा सभी का भला करे।